हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th, जो जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। नेचर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एज एन एसेट टू ह्यूमन बींग्स। जो नेचर है वो संपत्ति के रूप में ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट पीपल्स रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस्ड सिंस प्री वैदिक इरा। जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है, पीपल्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। टेक्निकल नॉलेज इज सुटेबल टू स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ए रीजन रिक्वायर्ड टू मैनेज रिसोर्सेज। जो टेक्निकल नॉलेज है वो सुटेबल है स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, जो भी रीजन रिक्वायर्ड उसको रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज को मैनेज करने की। सो टेक्निकल नॉलेज उस कंडीशन में सुटेबल है। मैन गेन्ड दिस नॉलेज, जो आदमियों को है वो यह नॉलेज डेवलप्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस के द्वारा हुई। जो भी उन्होंने काम किया बाय डूइंग, जो भी उन्होंने वर्क किया उसके एक्सपीरियंस से, और जो भी उस काम के द्वारा उनमें स्किल डेवलप्ड हुई उनके द्वारा उसको यह नॉलेज आई। और एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन रिजल्ट इन सेवर प्रॉब्लम्स। जो और एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज की, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब रोज़ पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो और एक्सप्लॉयटेशन भी रिसोर्सेज का ज़्यादा हो रहा है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम को खड़ा कर रहा है। व्हाट इज़ रिसोर्स? तो अब देख लेते हैं कि रिसोर्स क्या है। एनीथिंग अवेलेबल टू ए मैन, जो भी कुछ एक मैन के पास अवेलेबल है, उसके पास प्रेजेंट है। कैन बी यूज टू फुलफिल मैन्स नीड, जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। एग्जाम्पल, वाटर उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, किसी को सोयल की ज़रूरत है। सो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो इनकी मैन्स की नीड को फुलफिल करती हैं। सो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को इंटरेक्ट करती हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती हैं, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट मतलब ग्रोथ करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज को दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया, नेचुरल और ह्यूमन। तो एक बार ह्यूमन को देख लेते हैं। ह्यूमन में जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी हैं, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो क्वांटिटी है किसी चीज़ की और क्वालिटी है, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट रिन्यूएबल को देख लेते हैं। कंटिन्यूस और फ्लो, जो कंटिन्यूस है, जो रिन्यू हो सकता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है, जैसे वाइंड, वाटर एटसेट्रा, ये फिर से प्रोड्यूस हो सकती हैं। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, जैसे ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकती बट रिसाइकल हो सकती हैं। और सेकंड जो नॉन रिसाइकलेबल, जो ये रिसाइकलेबल नहीं हो सकती, एग्जॉस्ट हो जाती हैं उनके यूज़ के बाद। अब रिन्यूएबल में कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो अब नेक्स्ट पेज पर इन सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इसका फर्स्ट है जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो इसके दो पार्ट हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बायोटिक रिसोर्सेज एक्वायर्ड फ्रॉम नेचर हैविंग लाइफ, जो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं और उनके अंदर लाइफ है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे ह्यूमन, हम खुद, प्लांट्स और एनिमल्स, इनके अंदर लाइफ है और ये नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज, सब्सटेंसेस मेड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो सब्सटेंस है नॉन लिविंग थिंग से जो भी बने हुए हैं, जैसे स्टोन्स और माउंटेन्स, इनमें जीवन नहीं होता, ये अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। सो अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। सो इसके भी टू पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब एग्जिस्टेबिलिटी का मीनिंग ख़त्म होना समय के साथ, अब उसको यूज़ कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बट कुछ चीज़ ऐसी हैं जो रिन्यू हो सकती हैं और कुछ चीज़ ऐसी हैं वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगी, रिसाइकल हो सकती हैं बस। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, जो फिर से बनाई जा सकती हैं
और रिप्रोड्यूस की जा सकती हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। जो ये 3 प्रोसेसेस बताई गई हैं, इनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती हैं दोबारा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे वाटर भी दोबारा प्रोड्यूस हो सकता है और एयर भी दोबारा बन सकती है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड गेट एग्जिस्टेड। जो रिसाइकल नहीं हो सकते और एग्जिस्ट हो सकते हैं उनके यूज़ के बाद, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स एंड कोयल, ये इनके यूज़ के बाद एग्जिस्ट हो जाते हैं, ये दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो खुद के हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज विच हैज़ ओनरशिप अंडर प्राइवेट हैंड, जिस किसी इंडिविजुअल के अंडर में जो भी उसका जैसे खुद का घर हुआ जो प्राइवेट है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है। जैसे प्लॉट्स, हाउस, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं। पब्लिक रिसोर्सेज, जो पब्लिक के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। जैसे विलेज पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स एटसेट्रा, जो भी पूरी पब्लिक, जो भी मेंबर्स हैं पब्लिक के, वो उसे असेस कर सकते हैं। नाउ पब्लिक रिसोर्सेज, जो टाइप पब्लिक रिसोर्सेज के जो भी टाइप हैं वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। Community owned resources, these are resources which are accessible to all members of community। जो कम्युनिटी के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उस कम्युनिटी के सभी मेंबर के द्वारा accessible हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स कोई भी उनको यूज़ कर सकता है, और विलेज पॉइंट्स सभी मेंबर्स कम्युनिटी के उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, नेशनल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ऑल नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी नेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज ओन्ड बाय नेशन, जो नेशन के द्वारा ओन्ड किए गए हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज, वी कॉल्ड इट नेशनल रिसोर्सेज। एग्जांपल ऑल द मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेज, जो भी मिनरल्स कंट्री के अंदर मिलते हैं और जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो नेशनल के ही हैं। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नो मैन्स लैंड एंड फ्री जोन इन द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू ऑल द नेशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। किसी इंडिविजुअल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं और फ्री जोन जो सभी कंट्रीज़ के द्वारा एसेस किए जा सकते हैं कॉन्करेंस के द्वारा, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी कॉन्करेंस के बाद वो सभी रिसोर्सेज नेशन के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। जो ओशियनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन, जो 200 नॉटिकल माइल्स अंदर है ओशियन के, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है और ओपन ओशियन के द्वारा ओन किया गया है। और इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज इट विदाउट, जो इंडिविजुअल कंट्री है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो विदाउट कंकरेंस उनको यूज़ नहीं कर सकती। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, सो ये भी 4 पार्ट में इसको हम देखेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। So first, potential resources which are found in region or exist in nature but have not been utilized or exploited। जो resources एक रीजन में मिलते हैं और एग्जिस्ट करते हैं जो नेचर में, बट अभी उनको यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी, पर्टिकुलर वेस्टर्न रीजन्स में जो जैसे राजस्थान, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, बट अभी ये डेवलप नहीं हुए हैं प्रॉपरली इनको यूज करने के लिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच यूटिलाइज्ड एट प्रेजेंट, देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ ए रीजन आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज प्रेजेंट टाइम में डेवलप्ड हो चुके हैं और उनका यूटिलाइजेशन अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे एग्जांपल रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइजिंग प्रेजेंट, जो भी अब यूटिलाइज हो रहा है प्रेजेंट में जो भी नेचर वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। Stocks, resources which are present in the environment but not accessible because of lack of technology। जो स्टॉक हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो हैं बट एसेसिबल नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी अभी नहीं मिली है जिनके द्वारा हम उनको एसेस कर सकें। वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेज, जो वाटर है जैसे एग्जांपल है इसका, जो वाटर 2 गैसेज का एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये दोनों गैस रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ की जा सकते हैं, बट वी डोंट हैव रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, पर हमारे पास कोई ऐसी सुटेबल टेक्नोलॉजी नहीं है इनको रिच सोर्स ऑफ एनर्जी में
के लिए यूज़ करने के लिए। फोर्थ, रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी प्रेजेंट में एक्सेस किए जा सकते हैं, बट हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट आर कॉल्ड रिजर्व्स। बट अभी उनको हमें यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया है, वो रिजर्व्स होते हैं। द वाटर इन डैम्स फॉरेस्ट रिजर्व्स इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फॉरेस्ट इन द फ्यूचर। जो वाटर है डैम्स में और फॉरेस्ट, ये हम इनको असेस तो कर सकते हैं, बट ये रखे गए हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, इनको रखा गया है। सो नाउ प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं और एक्सप्लॉयटेशन, जो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो उसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उनके द्वारा, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब रिसोर्सेज किसी फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथों में दे दिए, उनके लालच को पूरा करने के लिए वो डिप्लीशन करते हैं उन रिसोर्सेज का। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में दे दिए रिसोर्सेज उनको यूज़ करने के लिए। टर्न डिवाइडेड इनटू सोसाइटी, वो सोसाइटी को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, हैव और हैव नॉट, रिच एंड पुअर। अब दो सेगमेंट्स में कर दिया, हैव जिनके पास है वो तो रिच बन गए और जिनके पास नहीं है वो पुअर बन गए। सो अब इट लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ इम्बैलेंस। अब इसके द्वारा जो भी और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, सो उनसे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस असंतुलन में आ रहे हैं, जो कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। जो भी अब ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सभी और एक्सप्लॉयटेशन का ही रिजल्ट है। सो अब नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को विदाउट डैमेज, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। जो फ्यूचर जनरेशन की जो भी ज़रूरत है वो दिमाग में रखनी चाहिए। और इट मीन्स डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में हो रही हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए फ्यूचर जनरेशन की नीड को। सो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अफोर्डेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये चारों पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करते हैं। अब किसी रीजन में अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, अफोर्डेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस को जो भी यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। सो नाउ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जो ये समिट थी वो जून 1992 में हुई थी। ब्राज़ील के अंदर एक जगह है रियो डी जेनेरियो, उस पर ये हुई थी। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, जो 100 स्टेट्स के जो लीडर आए थे वहाँ पर, मोर देन 100 से भी ज़्यादा जो लीडर्स आए थे स्टेट्स के वो वहाँ पर मिले और वहाँ पर समिट हुई थी, अर्थ समिट। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection, socio-economic development at global level। जो समिट थी वो क्यों हुई थी? वो हुई थी अर्जेंट, जो भी उस समय पर जो भी कंडीशंस थी, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और जो भी चीज़ जो प्रॉब्लम थी उस समय पर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, जो अर्थव्यवस्था, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था उसके विकास के लिए, ग्लोबल लेवल पर उसके विकास के लिए वो समिट हुई थी। असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी असेंबल्ड थे, जो भी लीडर्स वहाँ असेंबल्ड थे, वो उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन पर, जो वहाँ पर उस समिट में डिक्लेरेशन हो रखी थी, तो वहाँ पर उन्होंने साइन किया किस पर? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो भी उस समय पर ग्लोबल का जो क्लाइमेटिकल चेंज था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी उस समय पर ये प्रॉब्लम चल रही थी, उनके ऊपर उन्होंने अपना साइन किया। और नाउ एजेंडा 21
एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1990, जो उस समिट में एक डिक्लेरेशन पर साइन किया था, जो भी वहाँ पर मोर देन 100 जो भी लीडर्स थे वहाँ पर उन्होंने साइन किया था, विच टुक प्लेस इन रियो, जो ब्राज़ील में हुई थी 1992 में। वो किसके द्वारा हुई थी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED के द्वारा जो भी डिक्लेरेशन हुई थी उस समय पर, उन पर जो भी साइन हुए थे वो था एजेंडा 21। जो एम्स थे एजेंडा 21 के वो थे इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इसका एम था वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरनमेंट डैमेज, जो ये एजेंडा था वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड पॉवर्टी डिजीज़, जो पॉवर्टी डिजीज़ थी उनको हटाने के लिए। एंड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन इन कॉमन इंटरेस्ट, जो ग्लोबल कोऑपरेशन उनको चाहिए था उस समय पर इन सभी को, एनवायरनमेंट डैमेज को और पॉवर्टी डिजीज़ को हटाने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, जो इसका मेजर एक ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, वो इज़ वेरी लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट्स ओन लोकल 21, जो भी उसके एजेंडा 21 थे, एवरी लोकल गवर्नमेंट को अपने 21 एजेंडा बनाने थे, वो इसका ऑब्जेक्टिव था। सो नाउ रिसोर्स प्लानिंग वाई फॉर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग हम करते हैं, पर क्यों करते हैं? वो करते हैं सस्टेनेबल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फॉर नैरोइंग डाउन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो गैप है रिच एंड पुअर के अंदर, उसको कम करने के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब जो एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उसको रिड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से। अब एग्जांपल्स हैं अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज इन अरुणाचल प्रदेश बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब वाटर अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो बहुत सारा है, बट वो लैग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लैग करता है। अब सेकंड जो एग्जांपल है रिच कल्चरल रिसोर्सेज इन ले बट डिफिशिएंट इन वाटर, जो ले में है वो कल्चरल रिसोर्सेज में तो रिच है बट वाटर, तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ रीजन्स में मतलब जो भी डाइवर्सिटी है, कुछ तो किसी चीज़ में अबंडेंट है, किसी चीज़ में डेफिशिएंस है, तो इसमें ये बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे।